हम अक्सर इस बात का रोना रोते हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर पर एकेडेमिया और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना किरदार अदा नहीं करते। सिर्फ पढ़ाने की हद तक और जो रवायती कोर्सेज होते हैं उनकी हद तक अपने आप को महदूद रखते हैं। लेकिन जो एक बड़ा पर्सपेक्टिव है, जो ओपिनियन मेकिंग, ओपिनियन शेकिंग और ओपिनियन शेपिंग, इन तीनों शोबों का जो एक पूरे का पूरा नैरेटिव है, उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट बहुत किरदार अदा नहीं करते। हम उनकी लिमिटेशन भी समझते हैं, उनकी हिस्ट्री को भी जानते हुए उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली दिसंबर 2021 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनकार दिल्ली में किया, जिसमें मैंने भी शिरकत की। और उसमें रेडिकलाइजेशन, जिहाद और जो रीजनल टेररिज्म के इश्यूज़ हैं उनका जायज़ा लिया गया। और उस कॉन्फ्रेंस ने हमें ये बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक एक एजुकेशनल एकेडेमिया होने के नाते ओपिनियन शेपिंग में अपना किरदार अदा कर रहा है। और उसके पीछे उसके रूह रवा हैं उसके डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा जी। मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर जुड़े हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जी धीरज भाई, मैंने अभी एक इंट्रो सा दिया कि एक हमारे यहाँ फीलिंग रहती है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी लिमिटेशंस उन्होंने खुद ही तय की हुई हैं, मगर आपने एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस की, रेडिकलाइजेशन, जिहाद, अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त की सूरत हाल है, तो ये आइडिया कैसे आया और ये जो पूरे का पूरा इनिशिएटिव था ये कैसे आपके यहाँ पनपा? देखें जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने मुझे इनवाइट किया है। हमारे इंस्टीट्यूशन में एक्चुअली वी आर अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में हर तरह के जो मैनेजमेंट इशू को डिस्कस किया जाता है। और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में मार्केटिंग, फाइनेंस, स्ट्रेटजी, अकाउंटिंग के अलावा इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी के भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हमने एक सेंटर स्टार्ट किया था 5 साल पहले, काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, जिसके अंदर हमने तरह तरह के एक्सपर्ट्स को अब जोड़ा है जो कि पब्लिक पॉलिसी डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट कर पाए। ये जो कॉन्फ्रेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं, दिस वाज आवर फर्स्ट बिग कॉन्फ्रेंस। पर इससे पहले हमने छोटे लेवल पे छोटी कॉन्फ्रेंसेस, 1 डे कॉन्फ्रेंसेस, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए हैं सिमिलर टॉपिक्स के ऊपर, जिनका चाहे ताल्लुक हमारे कंज्यूमर अफेयर्स के साथ हो, हम उसका ताल्लुक होम अफेयर्स के साथ हो, उसका ताल्लुक टेररिज्म के साथ हो, उसका ताल्लुक ड्रग्स के ऊपर हो, फार्मर एजिटेशन के ऊपर हो, या फिर ये हमारा जो सीए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, उसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर हमने मेरे ख्याल से कई इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। बट ये जो कॉन्फ्रेंस थी, एंड वी वर लकी कि वी वर एबल टू गेट वेरी गुड पार्टिसिपेशन, और आप आए, फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। इट वाज अ वंडरफुल थिंग दैट इवन ड्यूरिंग कोविड you took this step of traveling. I think the true journalist in you is still alive, that you go and hunt the best things happening in the world. So इस तरीके से हमने ये सेंटर के जरिए, now we are a resource center where intellectual input जो है जहाँ से generate हो पाए on various temporal subject matters, जो भी international affairs में, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड हो, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड हो, उसके ऊपर हमारे यहाँ नाउ वी हैव सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल जो रिसर्च करते हैं, उससे वाइट पेपर्स निकालते हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि नैरेटिव जो शेप होता है वो रिसर्च पेपर से, पोजीशन पेपर से, वाइट पेपर से ही निकलता है। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक अपनी तरफ से इसको कंटिन्यूड एफर्ट रखें। प्रोफेसर धीरज साहब, बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में मैं विटनेस था और इसमें बहुत अहम बातें हुई, जिसमें सेंट्रल एशिया के स्कॉलर्स और डिप्लोमेट्स, रशिया, बेलोरशिया, इवन अमेरिकन डिप्लोमेट भी एज लिसनर वहाँ पे मौजूद थे। भारत के पॉलिसी मेकर्स भी वहाँ पे मौजूद थे, और डेनमार्क, श्रीलंका, ये सभी
जो कंट्रीज़ के लोग हैं वहाँ पे मौजूद थे। आप इस कॉन्फ्रेंस का अगर हम प्रिसाइजली जायज़ा लेना चाहें तो क्या आउटकम देखते हैं, क्या नतीजा निकलता नज़र आता है आपको? देखिए, कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था रेडिकलाइजेशन। अब ग्लोबली अगर आप इसे देखना चाहें तो आई बिलीव द रेडिकलाइजेशन ऑफ एनी काइंड इज अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑर्डर। जो एक पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक नेशन स्टेट्स का एक कॉन्सेप्ट जो है, जिसने एक रिलेटिव पीस एस्टेब्लिश किया है हमारी दुनिया में, वो पीस को एक चैलेंज किया जा रहा है थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ रेडिकलाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो इसको चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तो एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री को अगर वो ऑक्यूपाई कर लेती थी, वो देयर वाज नथिंग इलीगल अबाउट इट, इट वाज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रोसेस। अगर उससे आप थोड़ा 100 साल और पीछे जाएंगे तो ये रूटीन अफेयर था कि आप किसी भी देश को आप कब्जा कर लें या नहीं कर लें। जर्मनी फॉर इंस्टेंस ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब नेबरिंग कंट्रीज अपने उन्होंने उनको कब्जा किया, तो एक्चुअली देयर क्वेश्चन इज वेरी फेयर क्वेश्चन कि हमने कुछ इलीगल नहीं किया है। हाँ, कुछ इमोरल हो सकता है बट इलीगल नहीं था। अब पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये इलीगल हो गया बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स को हमने एक्सेप्ट किया, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया, एक नया दौर चला। उस दौर में मेरे ख्याल से जो सबसे बड़े चैलेंजेस हमने देखे हैं वो पिछले 20 साल में देखे हैं, और वो चैलेंजेस जो हैं वो अब देशों के चैलेंजेस नहीं रहे, अब वो डिप्लोमेटिक चैलेंजेस नहीं रहे, दोज चैलेंजेस आर पीपल चैलेंजेस। जब लोगों का थॉट जो है, लोगों की सोच जो है वो ऐसी तब्दील हो गई, तो उसमें डिप्लोमेसी जो है या नेशनल एक्टर्स जिसे हम कहेंगे विच आर पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स, उनका जो फिर ये या आर्मीज, उनका ये सरमाया रह नहीं जाता। ये एक थॉट, एक सोच जो है वो बदली की जा रही है सिस्टमैटिकली, which I believe will then challenge the whole system। एक वो कहते हैं ना कि आप कि जिस शाखा पे आप बैठे हैं उसी को, जिस the branch that you are sitting on, if you want to disconnect it with the tree, तो वो I think you cannot perch on it anymore। तो वो सिस्टम जिसके ऊपर हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसके ऊपर हम ग्रोथ की बात करते हैं, प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं, आई थिंक दैट सिस्टम इज गेटिंग चैलेंज्ड। और वो सिस्टम जो है आहिस्ता आहिस्ता अगर बदल गया, आई थिंक इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। सो कॉन्फ्रेंस में हमने रेडिकलाइजेशन के ऊपर डिस्कशन की। तकरीबन 25-30 देशों के लोग, जिसमें के सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज, रशिया, हमारे इंडिया से, पाकिस्तान से भी एक स्कॉलर ने पार्टिसिपेट किया था, और नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, वी हैड पीपल फ्रॉम डेनमार्क, we had people from US, we had people from Russia, many countries, Poland, Belarus, मैं बाकी नाम नहीं ले पा रहा, लेकिन 25-30 देशों के लोगों ने वहाँ आकर इसमें शिरकत की, और उन्होंने बेसिकली ये चीज़ बताई कि नंबर 1 के रेडिकलाइजेशन इज द बिगेस्ट डेंजर, नंबर 2 रेडिकलाइजेशन इज अ बिजनेस, radicalization is an enterprise, it's a factory, and there are certain countries and certain landscapes, certain geographies which have developed expertise on the radicalization factory. Now once radicalization as business and radicalization as factory becomes acceptable, then then it will be taken up as an employment activity and as an economic activity by certain people। वो एक expertise बना लेंगे उसके ऊपर, और वो एक्सपर्टीज फिर उसके बाद देन यू होल्ड द वर्ल्ड टू रैंसम। एक्चुअली आपने पूरी दुनिया को गिरफ्त कर लिया उसमें, आप उसके यू पुट you're actually putting gun to the head of rest of the world
because that's how you generate your bread and butter. And I believe the overall consensus that was reached was actually it was it was a natural consensus. इसके ऊपर आपने, हमने या इनमें से किसी डिप्लोमेट ने कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक एजेंडा से नहीं, बट वी कंकर्ड के Pakistan, our neighboring country of India, is now using radicalization as a business activity, and they are generating revenue through this business activity, and there are number of actors, and ये जो radicalization है उनको भी काटेगी. मैं बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों से वाकिफ हूँ. I am quite sure अभी अफगानिस्तान के लोग उस दिन कॉन्फ्रेंस में जैसे बात कर रहे थे, they were saying कि why don't they have the same standards for the women in Pakistan that they are supporting for the women in Afghanistan. Pakistani women want to be liberated, and they want to go out and work, and they do go out and work, and they want to wear modern clothing, they want to act in a modern manner, and they want to be part of the society equally as men. And I have myself witnessed through number of television shows, movies, and so on and so forth. You are seeing that there is a gradual, if I may say, openness of expression, openness of, I would say, openness of interaction, and greater participation of women. So why is it then the Afghan situation is any different? तो मुझे ये लगता है कि एक कॉन्फ्रेंस का ये हमने वो कंसेंसस अचीव हुआ. दूसरा कंसेंसस ये था कि रेडिकलाइजेशन को अगर हमने इमीडिएटली थ्रू अ कॉन्शियस एफर्ट अगर हमने इसको टैकल नहीं किया, एंड दैट टू इन अ यूनाइटेड मैनर, which means particularly in this region, which means the Middle East and Central Asia and Southeast Asia, if we don't come together and agree on certain basic principles, then I think we'll have a very difficult time going forward. तो आपने कहा कि अफगानिस्तान का मसला भी इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पे था. तो मुझे ये बताइए कि अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान में तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने भारत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमें इमदाद दी और भारत ने हमेशा अफ़गान लोगों की मदद की है. तो क्या आपको लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस के कॉन्टेक्स्ट में तालिबान चूँकि इस वक्त बहरहाल कब्ज़ा किए हुए हैं और उनकी इंटरिम गवर्नमेंट भी है, तो आपको लगता है कि रेडिकलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में तालिबान अब भारत के साथ अपनी पॉलिसीज़ जो पुरानी हुआ करती थी तालिबान 1 की, वो अब चेंज करेंगे और वो जो रेडिकल पाथ था उसको छोड़ के भारत से उसी तरह मदद मांगेंगे जिस तरह तालिबान 1 की सरकारों के बाद जो सरकारें आईं, अब अशरफ गनी हो या उससे पहले हामिद करज़ाई हो, उनके बहुत अच्छे भारत के साथ ताल्लुकात थे. तो क्या आपको लगता है कि तालिबान भी अब अपने रास्ते को थोड़ा सा बेहतर करेंगे, डी रेडिकलाइज करेंगे अपने आप को? इसके ऊपर कोई अभी कमेंट देना बड़ा मुश्किल है, पर मैं आपको एक तो फैक्ट्स बता देता हूँ कि अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो काफ़ी बुरी है. अगर आप देखें कि 44% पॉपुलेशन अफगानिस्तान की वो सिर्फ हर्डिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, एनिमल हर्डिंग, और तकरीबन 70-80% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में है. एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ी बहुत डिपेंडेंस भी है, हर्डिंग के ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा है, स्मॉल बिजनेस के ऊपर बहुत डिपेंडेंस है. अभी पिछले महीने, इतने महीनों के बाद लोगों को थोड़ी बहुत सैलरी जो अभी रिलीफ मिला है उसी में से कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत, और कुछ प्रोडक्ट उस दिन अगर आपको याद हो तो अफगानिस्तान के एम्बेसडर ने तो कैटेगोरिकली बोला है कि दे हैव सोल्ड द अमेरिकन इक्विपमेंट to Pakistan, and he made quote unquote statement that a lot of the American weaponry can be traced it to Sialkot now. तो जब ऐसी सिचुएशन से थोड़ा बहुत पैसा जमा हुआ तो उन्होंने किया,
पर ये आई थिंक तालिबान की बहुत बड़ी मजबूरी रहेगी उनको टू एंगेज विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि देखिए कि एक देश को टेक ओवर करना तो बड़ा आसान है, उसे गवर्न करना, उसको एक तरीके से चलाना, दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज. यू कैन नॉट रन अ कंट्री विदाउट अ सिस्टम. अब वो कोई ना कोई सिस्टम तो आपको लाना पड़ेगा. अब जब जैसे वो आप सिस्टम लेके आएंगे, उस सिस्टम में आपको जरूरत पड़ेगी इमदाद की, उस सिस्टम में आपको जरूरत पड़ेगी एक्सपर्टीज की. तो एक्सपर्टीज कहाँ से आएगी? इंडिया ने इतने सारे अफगानिस्तान के लोगों को एजुकेट किया है पिछले 20 सालों में, हजारों को, और इंडिया ने वहां पर उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि आपको पता है रिवर्स डोंट फ्लो इनटू अफगानिस्तान, दे फ्लो आउट ऑफ अफगानिस्तान. आपको पता होगा कि रिवर्स की डायरेक्शन अलग. तो वहां एक इतना इंपॉर्टेंट डैम बना के बिजली पैदा की है. आज वो बिजली चोरी हो रही है बाय द वे. इसके ऊपर अब रिसेंट जो खबरें आ रही हैं, वो बिजली भी साइफन ऑफ कर रहे हैं इन द रीजन नेबरिंग कंट्रीज में. तो ये सब चीजों उनको रियलाइज होगा कि ये ऐसे चल नहीं सकता. सो द फर्स्ट सिचुएशन दैट आई सी इज के ग्रेटर इंटरनल स्ट्राइफ, और इवेंचुअली देखिए कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें से कोई आगे आके पैसा तो देने वाला नहीं है. तो जो चाहिए, अभी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इज हेडेड बाय इंडिया राइट नाउ, और इंडिया ने ही वो यूएनएससी में रेजोल्यूशन पास करवाया है जिसमें कि रिलैक्सेशन दी गई है रिलीफ के लिए, कि आप रिलीफ एफर्ट दे दीजिए, कुछ दिन को दे दीजिए. इंडिया ने अभी फिर से दवाइयां भेजी हैं अफगानिस्तान में उनको, सो दैट दे. इंडिया हैज बीन सप्लाइंग वीट टू अफगानिस्तान फॉर लास्ट 20 years, वहां पे खाना पीना. अब ये सब चीजें जो करना ऑन ग्राउंड, एंड प्लस अफगानिस्तान के साथ हमारे ट्रेडिशनल लिंक्स हैं जी, हिस्टोरिकल लिंक्स हैं हमारे. और मैं आपको एक रीसेंट सर्वे बताता हूं जिसके ऊपर मैं पेपर लिख रहा हूं अभी. तकरीबन 1400-1500 लोगों का डेटा आ चुका है मेरे पास ऑन फ्रॉम अफगानिस्तान. मोर देन 60% ऑफ द पीपल इन अफगानिस्तान ऑन ग्राउंड बोलते हैं कि इंडिया उनका नंबर 1 दोस्त है. और दूसरे नंबर पे जो है वो इंडिया के बाद, यू विल बी सरप्राइज्ड के दूसरे नंबर पे वो ईरान को मानते हैं कि ईरान उनका दोस्त है. हालांकि ईरान उनके साथ काफी उनका वो ट्रिकी रिलेशनशिप है, पर ईरान को वो दूसरे नंबर पे, उस पर तकरीबन 17-18%. पाकिस्तान का तकरीबन सिर्फ 7-8% लोग हैं जो उसको अपना दोस्त मानते हैं, और उसके बाद अमेरिका को भी 7-8% ही मानते हैं, रशिया को 6-7% मानते हैं. तो ये इंडिया को लार्जली वहां पे एक तो तालिबान को अपनी लेजिटिमेसी के लिए लोगों में, अपने लोगों में, अफगानी लोगों में अपनी इमेज को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग भी उनसे खुश नहीं है. ऐसी बात नहीं है कि वो अफगानिस्तान के लोग उनसे खुश हैं. तो उनकी लेजिटिमेसी के लिए उनको दे विल हैव टू engage with India, and it is useful, I think. ये अगर उनको, if the greater and better senses prevail, they should start sooner than later. जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि वहाँ के जो हालात हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, और बहुत सारी बातें इस वक्त कहना कबल अज़ वक्त होगा. तो आपके इंस्टीट्यूशन के आइंदा के अज़ाइम रीजनल, जियोग्राफिक, जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मज़ीद क्या हैं? क्या आपके जो आपने स्ट्रेटजिक अफेयर का एक इदारा बनाया हुआ है, उसका फर्दर क्या उसका प्लान है? हमारे जो काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं उसमें हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स और कुछ डॉक्टरल स्टूडेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूड इसके ऊपर वाइट पेपर्स लिख रहे हैं. अभी 2 पेपर हमने अभी लिखे हैं. एक तो पेपर जो है अभी अफगानिस्तान के ऊपर ही है कि वहाँ पे जो जिरगा बुलाने की बात चल रही है, लोया जिरगा बुलाएंगे, वो ग्रैंड काउंसिल जिसे कहते हैं, और वहाँ पर डिस्कशन चल रही है कि जिरगा होगा या शूरा होगा या इलेक्शंस होंगी. अब ये 3 उनके पास ऑप्शंस हैं, या तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, या तो इलेक्शन करवाएं इलेक्टोरल सिस्टम में, या फिर वो इस्लामिक शूरास को पकड़ें, उनसे थोड़ा ईरानियन कॉन्सेप्ट बोरो करके थोड़ा उसको गवर्नेंस में करें, या फिर वो अपना पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशनली 2004 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी है उसमें लोया जिरगा और जिरगा का काफ़ी जिक्र है. और इन्होंने बीच में बहुत बार ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जिरगे बुलाए भी हैं. तो एक तीसरा तरीका वो है. तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा इसको एनालिसिस कर रहे हैं कि विच डायरेक्शन
would that go? In terms of Central Asia में हम लोग देख रहे हैं कि overall Central Asia की जो strategic direction जो है in terms of engagement with the neighborhood कैसी रहेगी. हम एक कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोच रहे हैं मार्च के महीने में दोबारा के रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर कि कैसे how we can benefit through cooperation and all of us can grow together and create a peaceful environment. सबकी सोच अलग हो सकती है, सबके beliefs अलग हो सकते हैं, but I think one goal we can all agree on is that we have to all work for development of our countries and for peace and prosperity and for I would say eradication of poverty and disease. अब देखिए कितना फर्क आ गया है कि whereas इंडिया में अभी बात चल रही है कि बूस्टर डोज की और वैक्सीनेशन की बच्चों में और 150 करोड़ लोगों को 1.5 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन हैव ऑलरेडी बीन गिवन. यहाँ वो बात चल रही है और अफगानिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री, हमें दुख होता है कि वहां तो कोविड के ऊपर कोई जिक्र ही नहीं है. कितने लोग मर गए होंगे जिनका पता ही नहीं लगा होगा कि कोरोना से, कोविड से. तो आई थिंक द कॉन्फ्रेंस विल डील विद दोज इश्यूज ऑफ वी विल कंटिन्यू टू वर्क इन दिस डोमेन. ये बताइए कि आपका इंस्टीट्यूशन इनफैक्ट मुझे यूं लगता है जैसे एक थिंक टैंक का काम कर रहा है. भारत में और भी थिंक टैंक हैं, लेकिन आप एक बहुत ही वाइब्रेंट डायरेक्शन में अपने इंस्टीट्यूशन को भी लेके जा रहे हैं और अपनी टीम को भी लेके जा रहे हैं. ये वाला जो मॉडल आपने सेट किया है, ये बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या भारत के किसी और इंस्टीट्यूशन को आप जानते हैं जो इन्हीं लाइंस पे चल रहा हो, जैसे काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स आपने बनाई हुई है, और सिर्फ काउंसिल बनाई नहीं हुई, बहुत सारा काम ब्रेनस्टॉर्मिंग का कर रहे हैं. तो इस सिलसिले में कोई और भी मॉडल्स आपको भारत में नज़र आते हैं? देखिए जी, मुझे इंडिया में तो मुझे मालूम नहीं है. हमारा जो प्राइमरी पर्पस है, हमने तो अमेरिका से ही सीखा है जी और यूरोप से सीखा है. अमेरिका में जो यूएस यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें दे हैव दीज डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर्स विच आर थिंक टैंक का मायना क्या है कि आपके वहाँ पर लोग जुड़ जाएं, आपके जो कोर लोग हैं वो जुड़ जाएं और नॉन कोर लोग जुड़ जाएं, which means you have some resident faculty and some people who are either visiting or are adjunct, जो कि आपके साथ मिलकर कुछ एक contribute कर रहे हैं towards development of some good research outcomes. तो ये मॉडल जो है ये तो यूएस में, यूरोप में it's quite common, even रशिया में it is quite common. There are universities and universities have centers where they do a lot of work which relates to public policy, which relates to governance. I believe हमने बड़ी मेहनत की इसके ऊपर. We work very hard. And मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि what I am really inspired by is our doctoral students and our young faculty. इन लोगों को we are not able to incentivize them as much as we would like to, but they are really committed, and that I believe gives me hope that we can have multiple such centers where people are motivated and they are willing to contribute on variety of issues. A number of other things हैं. अभी आपको जैसे कि क्रॉप बर्निंग के ऊपर अभी हमने काम किया है हमारे ही सेंटर ने. how assessment of crop burning in this region is a wonderful thing. लोगों का इंटरेस्ट है, वो उसको कर रहे हैं. द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ फार्मर एजिटेशन, इसके ऊपर एक पेपर लिखा जा रहा है कि फार्मर्स ने सड़कें तो बंद कर दी, बट उसका जो इम्प्लीकेशन है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, जो कि लोगों की पॉकेट्स को हिट कर रहा है, सरकार को हिट नहीं कर रहा. एक बंदा जिसको दफ्तर जाना है उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है या 45 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, या उसको 20 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चलानी पड़ रही है, और वो पोल्यूशन भी कर रहा है साथ साथ क्योंकि उसको 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाना पड़ रहा है. We factor that in. So when people engage in protests of this nature, it has to the government it may or may not have any direct impact, but to the citizens it definitely is encumbering. And why should the citizens suffer? I mean, I think there are smart ways of doing protest,
than just blocking the roads and creating those difficult circumstances. Farmers, हमारे देश के 68% लोग फार्मिंग में engaged हैं. They are a very very important part of our country and very important part of our nation's growth. But at the same time, जो एक दुकान खोल रहा है या अपनी एक थोड़ा सा रेडी लगा रहा है, जो छाबड़े लगा रहा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और उसकी एक्टिविटी अगर इम्पैक्ट हो रही है तो हम वी हैव टू बी लिटिल बिट मोर कंपैशनेट टू आई बिलीव, आई डोंट नो, मुझे ये मालूम नहीं है, बट आई बिलीव देयर कुड बी स्मार्टर वेज ऑफ डूइंग. सो वी आर ट्राइंग टू नाउ एसरटेन व्हाट कुड बी द स्मार्ट वेज ऑफ प्रोटेस्टिंग without encumbering people. तो देखिए, आपका जो दायरा कार है, जो आपका पूरे का पूरा जो आउटलाइंस हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो मुझे बहुत फैली हुई नज़र आती हैं. इसका मतलब ये है कि आपका ये इंस्टीट्यूशन अपने काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को और आगे बढ़ाएगा. तो क्या मैं इससे ये मुराद लूँ कि आप इसकी ग्रोथ को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे? ये सर्टन है जी कि हम इसको और आगे लेके जाएंगे और एक्सपैंड करेंगे. वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी डू लॉट ऑफ वर्क विद कॉर्पोरेट्स आल्सो. वी डू लॉट ऑफ वर्क विद वेरियस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आल्सो, जहाँ से वी डू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. हम ट्रेनिंग भी करते हैं इसमें, बिकॉज एक रेवेन्यू, वी रिक्वायर सर्टन रेवेन्यू टू रन अ सेंटर ऑफ दिस नेचर. तो वो रेवेन्यू जनरेशन का एक मॉडल है और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है, दैट इट्स आई वुड से क्रॉस सब्सिडाइजेशन, इफ आई मे कॉल इट. वी आर एबल टू टेक अप वर्क where we generate revenue and then we are able to cross subsidize the projects of national importance for which we may or may not have any funding. And so I think we go by the importance, and so far I think we have done very well for ourselves, and I'm sure that going forward this is going to expand. Our vision actually is to have a presence in another country. I mean, it would be great to have an extension in another country. We are, by the way, starting an extension campus in Gurgaon, which is in the heart of our nation's capital के बिल्कुल साथ में लगा हुआ शहर है. It's in the heart, and the land that we have been allotted by the government of Haryana is really going to be a game changer for us. So we'll have presence right in the capital of our country, which will allow us more training opportunities, more opportunities to get resources, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं जो ट्रैवल नहीं करना चाहते 2 घंटा 3 घंटा, वो वहीं से हमको मिल जाएंगे. But I'll tell you what has been a game changer is internet and COVID. COVID ने हमको actually COVID provided lot of opportunities for us too. So एक आपको मैं बड़ी मजेदार स्टोरी बताता हूँ. आपने कहा कि ये सेंटर जो है कि वाइड वैरायटी काम कर रहा है, जेन्युइनली वाइड वैरायटी काम कर रहा है. वी डिड अ स्टडी ऑन माइग्रेंट्स कि माइग्रेंट पॉपुलेशन को क्या चैलेंजेस हैं और माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए क्या जरिए हो सकते हैं. ड्यूरिंग कोविड, द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, जो माइग्रेंट्स फंस गए थे, उनकी क्या डिफिकल्टीज हैं एंड व्हाट वाज देयर जेन्युइन इश्यूज. देन वी डिड आउटकम्स ऑफ ब्लेंडेड एजुकेशन कि कोविड टाइम में ब्लेंडेड एजुकेशन ऑफर हो तो उससे एजुकेशनल आउटकम्स कैसे निकल सकते हैं. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदा जाता है इंडिया में, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रख के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर बेचा जाए तो उसके क्या पॉसिबल इन आउटकम्स हैं और कैसे उसको ऑटोमाइज किया जा सकता है. दिस वाज अनदर प्रोजेक्ट दैट वी हैड अंडरटेकन. सो बहुत सारे एयरपोर्ट के ऊपर हमने अनदर प्रोजेक्ट में हमने कहा भी एयरपोर्ट पे सोशल डिस्टेंसिंग रख के कैसे हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं. सो वी हैव गुड प्रोफेसर्स जिनकी एक्सपर्टीज है इन सब एरियाज में. सो these are our revenue generating projects, जहाँ से हम revenue generate कर रहे हैं. Then we get into the other domain of international affairs where we don't have much of revenue, and we are able to cross subsidize our work there. प्रोफेसर साहब, आपके साथ हम बातचीत करते रहेंगे और ख़ास तौर पर जिस तरह आपके अज़ाइम हैं, जिस तरह आप अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, हमें ये जानना ज़रूरी होगा आने वाले दिनों में कि हम मज़ीद जानें आपके इदारे की एक्टिविटीज़ की नौइयत को, आपके विज़न को,
आखिर में अगर हम आज की बातचीत को समअप करना चाहें, आप महसूस करते हैं कोई ख़ास बात जो हम आज की कन्वर्सेशन में मिस कर गए, आप उसको कैसे ऐड ऑन करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, आई थिंक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट प्ले अ मोर वाइब्रेंट रोल. I'm really actually disappointed that in Canada particularly, the educational institutions of higher education, particularly universities, are not really active in creation of an intellectual output which could then shape up the discourse in the nation. They could set the agenda for the nation. They are not doing that. I hope that through our interaction today, I think there may be some interest in the educational institutions in Canada to collaborate with us or with anybody else and become more active. I think हमारे यहाँ पे एक टर्म यूज होती है कूप मंडूप, कुएं का मेंढक, वो हमको नहीं बनना है. Educational institutions have an impact, on variety of things. So अगर मैं इसकी समरी आज की डिस्कशन की करूँ तो मैं ये करना चाहूँगा कि educational institutions going forward must play a more vibrant role in developmental activities and not promotion of activism. Activism की बड़ी limitations हैं. Activism की limitation ये है कि वो एक activity को वो एक it creates an awareness. It does not offer solution. I think educational institutions should come in the domain of solution offering. And that I believe would then change, a lot of things, the way they are carried out, particularly in the political land space. आपने चलते चलते कनाडा के हवाले से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री की, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा और आपसे भी जानना चाहूँगा कि चूँकि आप कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ भी वाबस्ता रहे, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के साथ भी वाबस्ता रहे, तो हमारे व्यूअर्स को चलते चलते ये बताइए कि आपका जो तल्लुक़ का एक रिश्ता रहा कनाडा और अमेरिका के साथ, वो क्या रहा? मैं अमेरिका में पढ़ा हूँ, उसके बाद अमेरिका में मैंने पढ़ाया भी है, और कनाडा में भी मैंने कुछ साल, 3-4 साल में कनाडा यूनिवर्सिटीज़ में भी यहाँ पर मैंने पढ़ाया है एज अ प्रोफेसर. एंड कनाडा के बारे में इट्स अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी. परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो इंटेलेक्चुअल जो आउटपुट है या इंटेलेक्चुअल आउटकम्स हैं, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं या प्रैक्टिकल अप्लाइड सेंस इन द स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर्टिकुलरली, वो हमें इतनी दिखाई नहीं देती, शायद हमें दिखाई नहीं देती. और दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल करेक्टनेस जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो आ गई है, वो आई थिंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पर्पस ही एक डिस्कोर्स. अगर आप इंडिपेंडेंट डिस्कशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? तो अगर पॉलिटिकल करेक्टनेस अगर वहां पर ही आ गई, तो आप देखिए कि हमारे देश के बारे में if you have to see the vibrance of the democracy and vibrance of people's opinions, you please go on the Twitter page of Prime Minister. आपको 1000 उनको तरह तरह के जो एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं ऑन डेली बेसिस, डायरेक्टली कहे जाते हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और लोग और जो प्राइम मिनिस्टर उसको सुन रहे हैं. उसके बाद आप जेएनयू में हमारे एक इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पर इतने स्ट्रांगली स्टूडेंट्स कम आउट एंड दे से न्यूमरस थिंग्स to the establishment and also numerous things too, but wo again part of the democratic setup hai, as long as they don't cross the line, but wo democratic setup mein I don't see. I think 60s or 70s mein educational institutions US mein bahut vibrant thi when it came to participation in the governance and political landscape. अब वो रहा नहीं है. कनाडा में मुझे शायद मेरी जानकारी कम हो गई है, बट मैंने नोटिस नहीं किया. तो मैं ये चाहूँगा कि देयर आर सो मेनी टेम्पोरल थिंग्स. अब रेडिकलाइजेशन को ही अगर आप पकड़ लें, हाउ इज इट दैट द टॉपिक ऑफ रेडिकलाइजेशन कनाडा में strongly डिस्कस नहीं होता in educational institution? Why they compromise? Why they acquire certain religious denominations? वो चाहे हिंदू हों, चाहे क्रिश्चियन हों, चाहे मुसलमान हों, या वो ज्यूज हों, सिख हों,
they will make, many of them will make, demands and compulsions and relaxations and rules and norms of a society, which Canada is, a very vibrant society. तो हमने कभी इसके ऊपर ऐसा डिस्कोर्स नहीं सुना कि पॉलिटिकल करेक्टनेस के अंदर दायरे में रहकर वो उसको एक्वायर्स कर जाएंगे. बट आई बिलीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड नॉट एक्वायर्स. एटलीस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उसके ऊपर काउंटर पॉइंट्स होने चाहिए कि ये क्यों हो रहा है. व्हाई इज द सोसाइटी टॉलरेटिंग certain ways, certain conduct, certain demands, certain relaxation in rules in certain cases, and people don't even apply a basic, I would say, conscientious effort in writing something. I don't see it. I mean, it's really surprising कि हम look up करते हैं, we look up to, in this part of the world, people look up to US and Canada and Western Europe कि वहाँ से रिसर्च कुछ निकल के आएगी या वहाँ से कुछ पोजीशन पेपर्स, वाइट पेपर्स निकल के आएंगे. But I think, they really don't come out in the quantities or in the quality that they should. And if they don't have position papers on these subjects, फिर हम लोग क्या करेंगे? Radicalization के ऊपर I don't see position papers when it comes to, radicalization of Islamic institutions in Canada, Sikh institutions in Canada, maybe some Christian institutions in Canada. Radicalization हो रही है. It is evident. I'm sure you live in Canada and you witness it on regular basis. Is that so? Do you see now? If you indulge me, I'll ask you a counter question. Do you see a rising in radicalization, and do you think there is intellectual output which is coming to counter it in Canada? बहुत आपने अहम बात की. रेडिकलाइजेशन भी हो रही है और उसके साथ साथ उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे. और जिस पॉलिटिकल करेक्टनेस की प्रोफेसर आपने बात की, वो अनफॉर्चुनेटली वन साइड डायलॉग को जन्म दे रही है. हमें इंस्टीट्यूशंस में, कनाडा में, भारत में, यूएसए में हमेशा ऐसी इन्वायरमेंट चाहिए कि तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं हम उनको स्टडी कर सकें, मगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा. मेरा ये ख्याल है कि ये आपने फूड फॉर थॉट ऐसा छोड़ा है जो आपके साथ हमारी जो अगली डिस्कशन है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पैरामीटर बन सकते हैं. चूँकि ये वाकई ऐसा है कि इस पर एक डिस्कशन नहीं धीरज भाई, इस पर हम तो कई डिस्कशंस कर सकते हैं. और इस बात की ज़रूरत है जो आपके साथ मेरी आगे आने वाली कन्वर्सेशन होगी वो इसी मौजू पे आगे चलनी चाहिए. थैंक यू जी. बिल्कुल, आई एम श्योर. आई थिंक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए. एंड जिसे हम कहते हैं ना कि यूएस में ना ट्रूथ कमीशन बनाया था उन्होंने कई साल पहले. I think the time has come when nations come forward and the academia comes forward and offers, face-to-face interactions in various kinds in the forms of conferences where open dialogues can take place. And, एक अंदर का जिसे हम कहते हैं ना जो गुबार है वो निकल जाएगा, शायद लोग ठंडे हो जाएंगे. जो उनके अंदर रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो भी एक बार ठंडे हो जाएंगे. बिकॉज once people keep their thoughts to themselves, echo chambers जिसे हम कहते हैं, आप जैसी बात सुनना चाहते हैं वही आपको सुनाई जाती है बार बार. बाहर के दायरे में आएंगे तो मेरे ख्याल से things will change. बहुत शुक्रिया धीरज शर्मा साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं. और आज की डिस्कशन ने हमारे व्यूअर्स पर ये ज़रूर एक इम्पैक्ट छोड़ा, ये इम्प्रेशन छोड़ा कि आपके साथ बातचीत मुसलसल होती रहनी चाहिए ताकि जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं इस वक्त इस ग्लोबल विलेज के जिसमें हम सब रह रहे हैं वो आप जैसे स्कॉलर्स के साथ डिस्कस हों और खुल के बातचीत हो और बातचीत को हम आगे लेकर चलें. आखिर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त देने का. थैंक यू वेरी मच. बातचीत सुन रहे थे प्रोफेसर धीरज शर्मा साहब की, और उन्होंने जिस तरह आज की गुफ्तगू की इससे हमें वाज़े तौर पर एहसास होता है कि हमें ये कैंडिड गुफ्तगू करते रहना चाहिए. हमारा आज का शो देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया. हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारी 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग IP बॉक्सेस में और YouTube में और हर जगह चल रही होती है, उसको आप वॉच कीजिए. और अगले शो के साथ हाज़िर होंगे.
इसके साथ साथ टैग टीवी को आप पेट्रियन के ज़रिए या आप पेपॉल के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.